पुनः स्वागत है आपका दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 56 डेली मेंस क्वेश्चंस के आंसर। डे 56 में एथिक्स के थिंकर्स के क्वेश्चंस दिए गए थे जो आप हमारी स्क्रीन के सामने हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है सुकरात की जानकारी के स्रोत लिखिए कि सुकरात की जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है, ये हमें लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है द रिपब्लिक, है ना, द रिपब्लिक एक रचना है, उसके बारे में हमें लिखना था। तीसरा क्वेश्चन है महर्षि अरविंद घोष द्वारा लिखित 3 रचनाओं के नाम लिखिए, है ना। और चौथा क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दार्शनिक विचारों का वर्णन करें। और इसी प्रकार है पांचवा क्वेश्चन आया हुआ है मूक नायक। पांचवा क्वेश्चन आया हुआ है मूक नायक। अब हमारे दिए गए 5 नंबर के जो 3 क्वेश्चन, उन्हें हम देखते हैं कि वो क्या दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्लेटो की शुभ की अवधारणा का वर्णन करें। प्लेटो की शुभ की अवधारणा क्या थी, इसका हमें वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक मानववाद के विचार को स्पष्ट करें। स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक मानव के विचार क्या थे, हमें ये स्पष्ट करना है। महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए हृदय परिवर्तन के विचार को समझाइए। महात्मा गांधी जी द्वारा जो दिया गया था हृदय परिवर्तन का विचार, उसे हमें समझाना है। और इसी प्रकार जो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन आया था एकमात्र, प्लेटो की शिक्षा के विचार को समझाते हुए उसके द्वारा दिए गए शिक्षा के उद्देश्यों को लिखिए। तो ये हमारे आज के होते हैं क्वेश्चन कि जो 9 क्वेश्चन दिए गए थे, तो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया, इसके बाद हम आंसर पे चलेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो डेली ही मैं बताती हूँ आपकी तैयारी से संबंधित। एमपीपीएससी की तैयारी प्री एंड मेंस से संबंधित जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो तो आपकी इसकी स्क्रीन के सामने है, लेकिन जो प्री के दिए जाते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि 25 क्वेश्चन रोज़ ही दिए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज़ ही 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं। शाम को डेली ही सुबह दिए जाते हैं, शाम को इनका वीडियो डिस्कशन और इसका रिटर्न डिस्कशन भी उपलब्ध कराया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में भी। अगर आप इसका डिस्कशन यूट्यूब पर अटेंड करना चाहते हैं तो उसमें भी ये डिस्कशन उपलब्ध कराया जाता है। जैसा कि मेंस का चल रहा है, जो आपको मेंस के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इसी प्रकार से। और दूसरा हमारा एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक्स की न्यू सिलेबस पर आधारित क्लास चल रही है यूट्यूब पर, उसे भी आप लेक्चर बाय लेक्चर जाके देख सकते हैं और अपनी इकोनॉमी की तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारे बाकी प्रोग्राम हुए। और इसी प्रकार कुछ दिनों बाद ही 2000 क्वेश्चन आंसर, मॉडल क्वेश्चन आंसर मेंस के, इसकी एक बुकलेट आने वाली है, तो उसे अगर आपको लेना है तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल पेपर 1, 2, 3 और 4 की 500 के मॉडल क्वेश्चन आंसर हैं यूनिट वाइज, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके आंसर डिस्कशन पर। डे 56 डेली मेंस क्वेश्चंस के आंसर। डे 56 में हमारा पहला क्वेश्चन था सुकरात की जानकारी के स्रोत लिखिए कि सुकरात की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है ना। तो सुकरात के शिष्य जो थे वो थे प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। तो उन्होंने जो किताबें लिखी उसमें सुकरात की जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे कि एपोलॉजी जो प्लेटो की बुक है उसमें से सुकरात की जानकारी मिलती है। क्रीटो से, फ्रीडो से और एरिस्टोफिनोज बुक है, उससे जानकारी ये मिलती है। तो सुकरात की जानकारी के स्रोत हमने लिख दिए। अब दूसरा क्वेश्चन जो था द रिपब्लिक एक रचना है जिसके रचनाकार कौन है, प्लेटो है। और यह राजनीतिक आदर्शवाद पर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आदर्श राज की संकल्पना इसी में दी गई है। तो ये हमने इसके बारे में 3 फैक्ट जो इसके बारे में महत्वपूर्ण थे वो लिख दिए। तो 3 में से 3 नंबर मिलने की पूरी संभावना है ना। 3 में से 3 ही मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था महर्षि अरविंद घोष द्वारा लिखित 3 रचनाओं के नाम लिखिए। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था कि महर्षि अरविंद घोष द्वारा लिखित 3 रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहली रचना का नाम है लाइफ डिवाइन पहली रचना है। और दूसरा है एसेज ऑन गीता। और तीसरी जो रचना है द सीक्रेट ऑफ वेदास, है ना, द सीक्रेट ऑफ वेदास। ये वेदास है, अगर किसी को राइटिंग ना समझ में आए तो वेदास है ये, है ना, वेदास, वेद वाला वेदास, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दार्शनिक विचारों का वर्णन करें। उसके दार्शनिक विचार क्या थे उनके, है ना। तो दार्शनिक विचार हमें 3 नंबर में दिए गए हैं, है ना। इसे हम कैसे लिखेंगे, तो हमें सिर्फ हेडिंग लिखनी है ना, कि मोटा मोटा क्या था उनका दार्शनिक विचार। तो उनको एकस्वरवाद में विश्वास था, है ना,
और दूसरा उन्हें कर्मवाद में विश्वास था, तीसरा था समन्वयकारी अवधारणा, और चौथा मानव कल्याण पर जोर, है ना। तो हमें सिर्फ हेडिंग लिखनी है, उनके की पॉइंट ही लिखने हैं। अगर 3 नंबर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सिर्फ हम की पॉइंट लिखेंगे, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मूक नायक, तो मूक नायक क्या है? बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित समाचार पत्र है ना, जो 1920 में स्थापित किया गया था, जिसका प्रकाशन 1920 में किया गया था। किस भाषा में? तो मराठी भाषा में। इसकी विषय वस्तु है दलितों में चेतना का संचार करना, है ना, दलितों में चेतना का संचार करना तथा उन्हें खुद मतलब उनके अधिकारों के उनको खुद के अधिकार जानना, है ना। तो ये था मूक नायक, एक तो समाचार पत्र है बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित, है ना। अब ये हमारे होते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पर। 5 नंबर के क्वेश्चन 50 शब्दों में लिखना है। पीएससी के सिलेबस के अनुसार, एमपीपीएससी के सिलेबस के अनुसार 50 शब्दों में ही हमें 5 नंबर के क्वेश्चन लिखने हैं, जैसा कि 3 नंबर के क्वेश्चन हमें 10 शब्दों में लिखना था, है ना। उसी प्रकार हमें 5 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार 50 शब्दों में लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि प्लेटो की शुभ की अवधारणा का वर्णन करें। प्लेटो की शुभ की अवधारणा क्या थी, ये हमें बताना है ना। तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव लेवल में बताएंगे, डिस्क्राइब करके। प्लेटो यूनान के प्रमुख दार्शनिक थे, है ना। हम पहले इसमें इंट्रो लिख देंगे कि प्लेटो यूनान के प्रमुख दार्शनिक थे तथा अरस्तु के गुरु थे, है ना। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, है ना। प्लेटो के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु सुकरात थे। सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो थे। और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु थे, है ना। तो इस प्रकार से ये बनाया जा सकता है। तो इनकी सबकी अवधारणा क्या थी? प्लेटो के अनुसार, यहाँ लिखा है, प्लेटो के अनुसार शुभ जीवन सद्गुण युक्त जीवन होता है ना। शुभ जीवन क्या होता है? सद्गुण युक्त जीवन होता है, जिसमें कुछ पवित्र सुख और अधिकांश बौद्धिक तर्क संगत आनंद शामिल होते हैं। उन्होंने ये बोला कुछ पवित्र सुख होते हैं और अधिकतर या अधिकांश बौद्धिक व तर्क संगत आनंद शामिल होते हैं। उन्होंने बौद्धिकता और तर्क संगत पर ज़्यादा जोर दिया, है ना, कि पवित्र सुख तो ठीक है, लेकिन अधिकांश रूप से कौन रहेगा? बौद्धिक एवं तर्क संगत आनंद शामिल होगा, है ना। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही? अर्थात शुभ एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति भौतिक तथा भावनात्मक दोनों पक्षों से पूर्ण समन्वय पर आधारित संतुलित पूर्ण जीवन जीता है। मतलब भौतिकता और भावनात्मकता दोनों पक्षों का पूर्ण समन्वय होता है। ऐसा जीवन अगर वो जीता है, संतुलित जीवन जीता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? शुभ कहेंगे, शुभ जीवन कहेंगे, है ना। तो ये हुआ प्लेटो की शुभ की अवधारणा होती है ना। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, उसका निराकरण जल्द ही किया जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक मानववाद के विचार को स्पष्ट करें। स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक मानववाद के क्या विचार थे? तो हमने इसको इंट्रो में लिखा, स्वामी विवेकानंद जी ने मानवतावाद के नवीन दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। मानवतावाद के नवीन दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था। तो उनका नवीन दृष्टिकोण आध्यात्मिक मानववाद था, है ना। स्वामी जी का मानना था कि मानव ईश्वर की अभिव्यक्ति है। मानव के अंदर यदि ईश्वरत्व में कमी आती है तो वह पथ से भटक जाता है ना। जब भी उसके अंदर ईश्वरत्व में कमी आती है तो वो अपने पथ से भटक जाता है, नैतिक गुणों से विचलन दिखलाता है, मतलब वो अनैतिक होने लगता है ना। तो ये ऐसा अनैतिक तो होने लगता है, लेकिन क्या करें कि ये नैतिक हो जाए, है ना। तो जन सेवा तथा कर्मवाद के द्वारा मानव सही पथ पर आगे बढ़ सकता है एवं नैतिक मूल्यों का पुनः विकास कर सकता है। तो जन सेवा एवं कर्मवाद के द्वारा मानव पुनः नैतिक पथ पर वापस आ सकता है और पुनः उसके अंदर का जो ईश्वरत्व है ना, जो उसमें कमी आई हुई थी वो अब बढ़ने लगता है ना। तो ये थी उनकी आध्यात्मिक मानववाद का विचार था, है ना, कि उन्होंने मानववाद को अध्यात्म से जोड़ दिया था। तो ये हमारा होता है स्वामी विवेकानंद जी का आध्यात्मिक मानववाद का विचार। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए हृदय परिवर्तन के विचार को समझाइए, है ना। हृदय परिवर्तन गांधी जी का प्रमुख नैतिक विचार है। उन्होंने अपने नैतिक विचारों में हृदय परिवर्तन को दिया है ना। तो उनका क्या मानना था, वो हृदय परिवर्तन को किस प्रकार देखते हैं, है ना। तो गांधी जी का मानना है कि किसी भी व्यक्ति के विचार बदले जा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हो, है ना, अगर वो किसी विचार में अडिग है तो तब भी उसके विचार बदले जा सकते हैं, अगर उसके पास उपयुक्त परिस्थितियां विद्यमान हो तो। अगर उसके पास उपयुक्त परिस्थितियां विद्यमान हैं तो उसके विचार बदले जा सकते हैं, है ना। गांधी जी के अनुसार
मनुष्य ईश्वर की अभिव्यक्ति है। इन्होंने भी कहा कि मनुष्य जो है वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। यदि व्यक्ति अनैतिक है तो उसका अर्थ यह है कि उसके अंदर ईश्वरत्व दबा हुआ है ना, कि अगर व्यक्ति अनैतिक होता जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर का ईश्वरत्व जो है, ईश्वर का अंश जो है वो दबता जा रहा है ना। यदि उसे सही प्रेरणा और परिस्थितियां मिले तो वह ईश्वरत्व बाहर आ जाएगा और व्यक्ति नैतिक बनेगा। यदि उसको सही प्रेरणा मिलती है और परिस्थितियां मिलती हैं, सही परिस्थितियां मिलती है तो उसका ईश्वरत्व जो है वो बढ़ने लगता है, जिसमें कमी आ गई थी ना, और वो बाहर आता है और व्यक्ति क्या हो जाता है, नैतिक हो जाता है। तो इस प्रकार से उस नैतिक हो जाता है, मतलब उसका हृदय परिवर्तन फिर से हो जाता है। तो ये थी गांधी जी के हृदय परिवर्तन की अवधारणा, है ना, हृदय परिवर्तन का विचार था। तो ये हमारे होते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं जो 11 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया था। तो 11 नंबर के क्वेश्चन को मैं बता दूं पहले कि इसको 200 शब्दों में लिखना होता है, 200 शब्दों में सिलेबस के अनुसार लिखना होता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पास थोड़ा सा बता दूं कि जो एथिक्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं दीर्घ उत्तरी, वो 20 नंबर के दिए जाते हैं। वो 11 नंबर के नहीं दिए जाते, वो 20 नंबर के दिए जाते हैं। 11 नंबर के बाकी पेपर में दिए जाते हैं। एक पहला, दूसरा और तीसरे पेपर में क्या दिए जाते हैं, 11 नंबर के दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए जाते हैं जिन्हें 200 शब्दों में लिखना होता है। लेकिन एथिक्स में क्या होता है कि एथिक्स में भी 200 शब्दों में ही लिखना होता है, लेकिन वो आंसर जो रहता है वो 20 नंबर का होता है। 20 नंबर उसके होते हैं, है ना। 20 नंबर का क्वेश्चन 200 शब्दों में ही लिखना, शब्द सीमा वही है, बस अंक बढ़ा दिए गए हैं कि 20 नंबर का वो क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये हमारा तो दिया गया कि क्वेश्चन क्या है, प्लेटो की शिक्षा के विचारों को समझाते हुए उसके द्वारा दिए गए शिक्षा के उद्देश्यों को लिखिए, है ना। प्लेटो की शिक्षा के विचार क्या थे, उनको हमें समझाना है और उसके द्वारा दिए गए शिक्षा के उद्देश्यों को लिखना है। तो सुकरात के शिष्य, है ना, सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु, है ना, सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने शिक्षा संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें, है ना, जिसमें प्लेटो ने अपने राज्य का आधार न्याय माना है। उन्होंने अपने राज्य का आधार क्या माना है, न्याय माना है, तथा न्याय आधारित राज्य तभी स्थापित किया जा सकता है जब नागरिक पूर्ण रूप से शिक्षित हो। अगर नागरिक पूर्ण रूप से शिक्षित है तो वह न्याय आधारित राज्य स्थापित कर सकता है ना। और इसी उन्होंने आगे क्या कहते हैं, शिक्षा संबंधी विचारों में क्या कहते हैं कि प्लेटो ने दीर्घकालिक शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया। प्लेटो ने दीर्घकालिक शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया, मतलब वो लगभग 40 साल तक की व्यवस्था को स्थापित करते कि व्यक्ति को किस स्टेज पर कैसी शिक्षा दी जाएगी, उसको उन्होंने बताया है ना। शिक्षा का विचार दिया जिससे राज्य के नागरिकों को कर्तव्य और दायित्व का ज्ञान हो और वह उसका पालन कर सकें, जिससे राज्य के जो नागरिक हैं उनको अपने कर्तव्य और दायित्व का ज्ञान हो पाता है और वह उसका पालन करते हैं राज्य में रहते हुए, है ना। तो उनकी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, तो उनकी शिक्षा व्यवस्था थी, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को 3 कैटेगरी में बांटा। पहला है प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा और तीसरा है व्यवहारिक शिक्षा, है ना, जो वर्तमान में भी काफ़ी प्रासंगिक है ना। पहला क्या है, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 7 से 18 वर्ष तक क्या देना चाहिए, 7 से 18 वर्ष तक के बच्चों को व्यायाम एवं संगीत की शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने ये बताया कि व्यायाम की शिक्षा 7 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दी जानी चाहिए। उच्च शिक्षा में 20 से 30 वर्ष तक के बच्चों को क्या देना चाहिए, 1 मिनट, इसका आधा आंसर इधर है, दूसरे पेज में है। हाँ, तो उन्होंने उच्च शिक्षा क्या बोला, उन्होंने उच्च शिक्षा का बताया कि उच्च शिक्षा 20 से 30 वर्ष तक के जो लोग होते हैं उन्हें ज्यामितीय, है ना, ज्यामितीय, अंकगणित और विज्ञान और दर्शन की शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। और इसमें क्या होता है, ये थोड़ा अलग अलग पीडीएफ में तो थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, पर कोई नहीं। व्यवहारिक शिक्षा जो है वो 30 से 35 वर्ष तक दी जानी चाहिए, है ना। अब व्यवहारिक शिक्षा में क्या दी जाना चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा 30 से 35 वर्ष तक दी जानी चाहिए और उसमें लोक व्यवहार सिखाना चाहिए। क्या सिखाना चाहिए कि लोगों के साथ क्या व्यवहार करना है, लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो सिखाना चाहिए हमें व्यवहारिक शिक्षा में, है ना। अब प्रारंभिक शिक्षा का 7 से 18 वर्ष तक तो व्यायाम से संगीत, और 18 से 20 वर्ष तक क्या सिखाएंगे, 18 से 20 वर्ष तक सैनिक शिक्षा सिखाएंगे, है ना। और जो उच्च शिक्षा होती है उसमें 30 से 35 साल तक क्या सिखाएंगे, दर्शन सिखाएंगे, है ना। तो ये कुल मिला के शिक्षा पद्धति उन्होंने बताई है। अगर इसे हम एक पेज में लिखते हैं तो ये थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, है ना। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम गई थी तो इसलिए दूसरे पेज में लिखना पड़ा।
इसमें हम थोड़ा सा छोटा सा कंक्लूजन लेंगे। अतः इस प्रकार उन्होंने एक दीर्घकालिक शिक्षा व्यवस्था का ढांचा प्रस्तुत किया, है ना। अतः उन्होंने एक दीर्घकालिक शिक्षा व्यवस्था का ढांचा प्रस्तुत किया था, है ना, जो कितने वर्ष तक चलता है, जो लगभग 35 वर्ष तक पूर्ण होता है, 35 वर्ष तक चलता है। तो ये हमारी पूरी शिक्षा होती है प्लेटो के अनुसार जो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था दी है। अब आगे क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों को, शिक्षा के उद्देश्य उन्होंने क्या बताया, तो पहला उद्देश्य जो उन्होंने बताया है शिक्षा द्वारा बौद्धिक विकास, है ना। तो वो तो हमें अभी भी पता है कि शिक्षा द्वारा बौद्धिक विकास होता है, तो उन्होंने प्राचीन काल में ही, उतने पहले ही उन्होंने बता दिए थे कि इससे बौद्धिक विकास होगा। जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम द्वारा शरीर को मजबूत बनाया जाता है, उसी प्रकार शिक्षा के द्वारा मानसिक एवं बौद्धिक विकास किया जाता है। जिस प्रकार शरीर को व्यायाम द्वारा मजबूत बनाया जाता है, उसी प्रकार शिक्षा के माध्यम से मानसिक एवं बौद्धिक विकास किया जाता है। और दूसरा उन्होंने क्या उद्देश्य बताया, दूसरा उन्होंने उद्देश्य बताया सामाजिक चेतना का विकास, है ना। इससे सामाजिक चेतना का क्या होता है, विकास होता है ना, कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक चेतना का विकास, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया जा सकता है ना। ये हमारा दूसरा उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य क्या होता है, सद्गुणों का विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से सद्गुणों का विकास किया जा सकता है। तो उन्होंने 3 उद्देश्य बताए। पहला उद्देश्य क्या है कि शिक्षा द्वारा बौद्धिक विकास होता है, दूसरा होता है सामाजिक चेतना का विकास होता है, और तीसरा क्या होता है, सद्गुण का विकास होता है। बौद्धिक विकास, सामाजिक चेतना का विकास और सद्गुण का विकास होता है। और लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे कि अतः प्लेटो ने प्राचीन काल में ही वर्तमान समय में प्रासंगिक शिक्षा पद्धति को प्रस्तुत किया था, है ना, कि वर्तमान समय में भी आज ये शिक्षा प्रासंगिक है, कि हमारे यहाँ भी प्रारंभिक शिक्षा होती है ना, फिर उच्च शिक्षा होती है, और इसके बाद व्यवहारिक शिक्षा का भी, जिसे हम व्यावसायिक शिक्षा कह सकते हैं, है ना। व्यवहारिक शिक्षा इतनी लोकप्रिय तो नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन लगभग उसका बहुत वेटेज है ना। तो ये आज भी प्रासंगिक है। तो इस प्रकार हमारा होता है 20 नंबर का क्वेश्चन, तो 200 शब्दों में लिखना था, है ना। इसको आप याद रखें कि जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहता है वो 20 नंबर का आता है 200 शब्दों में लिखने के लिए, है ना। 200 शब्दों में लिखने के लिए एथिक्स के पेपर में, पेपर 4 में, है ना। तो इस प्रकार हमारे होते हैं आज के डे 56 डेली मेंस क्वेश्चंस के आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आती रहेगी तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपकी तैयारी रेगुलर चलती रहेगी, है ना। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर आप इसको PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको सभी दिन की PDF मिल जाएगी, Day 1 से पूरी PDF मिल जाएगी, Day 1 से उसका क्वेश्चन एवं आंसर दोनों PDF मिल जाएंगी, और प्री के भी क्वेश्चन आंसर और बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, तो आपको वहाँ से जानकारी मिलती रहेगी। तो धन्यवाद आज के लिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं Day 57 डेली मेंस आंसर डिस्कशन के साथ।